हेलो स्टूडेंट। सुनिए, सिविल्स एकेडमी पर आप सभी का वेलकम है। ज्योग्राफी सीरीज चल रही है हमारी, राजस्थान ज्योग्राफी। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने राजस्थान की नदियाँ और राजस्थान की जो फिजियोग्राफी है, जो भौतिक प्रदेश है, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की जो क्लास है, हमारा जो मेन फोकस है कि भाई राजस्थान के अंदर हमें उसकी जलवायु को पढ़ना है। ठीक है। अब राजस्थान की जलवायु के बारे में आपको क्या क्या फैक्ट्स याद करने हैं। तो सबसे पहला है कि जो राजस्थान का जो क्लाइमेट है राजस्थान का, ठीक है, वो एक कॉन्टिनेंटल, टेम्पोरल, वार्म और अनस्टेबल क्लाइमेट है। क्या है? कॉन्टिनेंटल क्यों है? क्योंकि अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो चारों तरफ से कॉन्टिनेंट से घिरा है। ठीक है। यहाँ पर राजस्थान के ऊपर हम बात करें, ओशियनिक जो इन्फ्लुएंस है ना, जो आपका समुद्र पवने हैं, ठीक है, इनका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है। दूसरा, टेम्पोरल वार्म। टेम्पोरल वार्म क्यों है? क्योंकि यहां पर आपके समर और विंटर सीजन्स है। ठीक है। और अनस्टेबल क्यों है भाई? अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि आपका एक तो मॉनसूनल क्लाइमेट है, ठीक है, जो कि अपने आप में क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। फिर उसके बाद करें तो प्लेस ऑफ मिनिमम ह्यूमिडिटी, वो है हमारे फलोदी के अंदर। फलोदी आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। फलोदी आपका क्या है? एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ना। ये एक न्यूली क्रिएटेड आपका डिस्ट्रिक्ट है, नया अभी जो डिस्ट्रिक्ट बना है फलोदी। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी कहाँ है? ह्यूमिडिटी देखो, ह्यूमिडिटी ज्यादा कहाँ होती है? ह्यूमिडिटी का मतलब आपका है आर्द्रता। अब आर्द्रता की बात करें, ज्यादा कहाँ होगी? जहां होगा आपका पानी, है ना। पानी कहाँ होगा? जहां होगी आपकी रेनफॉल। ठीक है। तो सीधी सी बात है, सबसे कम रेनफॉल कहाँ हो रही है? इसका मतलब फलोदी जैसलमेर के आसपास, यानी वहां पर आपकी ह्यूमिडिटी क्या होगी? सबसे कम। और सबसे ज्यादा कहाँ होगी? जहां ज्यादा बारिश होगी। तो ज्यादा बारिश कहाँ हो रही है? माउंट आबू के अंदर। ठीक है। प्लेस विथ मैक्सिमम रेनफॉल, भाई ज्यादा बारिश कहाँ हो रही है? माउंट आबू। और कितनी? 48 डेज यहाँ पे होती है, और लगभग 100 सेंटीमीटर। ओवरऑल राजस्थान के अंदर जो बारिश होती है वो 50 से 56 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है। लेकिन माउंट आबू एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आपको 100 सेंटीमीटर से ज्यादा क्या देखने को मिलेगी? रेनफॉल देखने को मिलेगी, यानी वहां पर बारिश आपकी ज्यादा होती है। मिनिमम रेनफॉल की बात करें तो सम जैसलमेर के अंदर सबसे कम रेनफॉल यहाँ पे होती है, सिर्फ 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन। और 48 दिन कहाँ होती है? माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू 48 दिन तक बारिश होती है, 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और यहाँ पर आपकी 10 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। सबसे ज्यादा मिनिमम रेन की बात करें, किसकी बात करें भाई? मिनिमम रेन, सीधी सी बात है, जैसलमेर हो गया। और मैक्सिमम रेन ओवरऑल बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, देखो लोकेशन पूछी जाए, प्लेस, तो आपका हो जाएगा माउंट आबू। प्लेस की बात करेंगे तो माउंट आबू। लेकिन अगर आपसे बात करें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है, तो यहां पर मैक्सिमम रेन कहां हो रही है? ये हो रही है आपके झालावाड़ के अंदर। ठीक है। और दूसरा कहां है? बांसवाड़ा। झालावाड़, बांसवाड़ा। ठीक है। ये वारा यानी बहुत ज्यादा बारिश वारी, बांसवाड़ा, झालावाड़। ठीक है, याद कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम ह्यूमिडिटी वो हो गया जैसलमेर, और डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम ह्यूमिडिटी वो हो गया झालावाड़। क्या क्या फैक्ट याद किया हमने? एक तो हमारा जो राजस्थान का क्लाइमेट है भाई, है ना, हिंदी मीडियम वाले वो भी देख ले कि राजस्थान का क्लाइमेट, राजस्थान की जलवायु कैसी है भाई? कॉन्टिनेंटल है, टेम्पोरल है, वार्म है और अनस्टेबल है। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल, टेम्पोरल, वार्म और स्टेबल क्लाइमेट है, आपको लगेगा बिल्कुल सही बात है, क्लाइमेट स्टेबल है। नहीं भाई, यहाँ पर क्लाइमेट क्या है? अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। उसके अगर बात करें, आर्द्रता की बात करें तो फलोदी, है ना, जगह की बात करें, और आपसे पूछे न्यूनतम आर्द्रता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जैसलमेर। अधिकतम आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो वो है माउंट आबू। और अगर आपसे पूछे डिस्ट्रिक्ट तो झालावाड़ और बांसवाड़ा। माउंट आबू में कितनी बारिश होती है भाई? 100 सेंटीमीटर। कितनी? 100 सेंटीमीटर। कितने दिनों तक होती है? 48 डेज में। तो ये हमें फैक्ट्स याद करने हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं भाई। हम बात कर रहे हैं समर सीजन। भाई सीजन कैसे आता है ये तो आपको पता ही है। सीजन कैसे आते हैं?
अगर हम अर्थ की बात करें तो ये आपका क्या है, इक्वेटर है। ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर कौन है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फिर उसके बाद नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। अब बात क्या हो रही है कि जब सन जो है ये अपनी लैटिट्यूडनल पोजीशंस को चेंज करता है तो उसके कारण क्या होते हैं भाई, सीजन्स आते हैं। उसके कारण क्या होते हैं, सीजन्स आते हैं। तो अब बात करें समर सीजन में राजस्थान में क्या हालत होती है। सबसे खराब समय हम राजस्थान वाले धापे हुए हैं इससे, है ना, कि गर्मी जो राजस्थान की होती है वो पूरे इंडिया में मतलब बड़े बड़े लोग उससे हाथ खड़े कर लेते हैं कि भाई राजस्थान की गर्मी मतलब भाई सीधी देखो, अधिकतम तापमान भी हमारे यहाँ पे कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस का है ना। एक डेजर्ट एरिया, पानी की कमी, और उसमें ये गर्मी तो आपके पूरे राजस्थान में क्या बना देती है, हाई तौबा। अब न्यूनतम कितना रहता है भाई, यहाँ पे 30 डिग्री रहता है गर्मियों में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर समर सीजन में हमारा टेम्परेचर कितना रहता है। तो टेम्परेचर रहेगा भाई कितना, 30 डिग्री से 50 डिग्री, 30 डिग्री से 50 डिग्री। न्यून दाब के कारण धूल भरी आंधियां आती है। अब भाई न्यून दाब यानी यहाँ पर हमारा जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। भाई प्रेशर मिनिमम कैसे हो रहा है ना। अगर आपने क्लास 11 की अगर आपने ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये चीजें आपको पता होगी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर के बीच और टेम्परेचर के बीच इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच इनवर्स रिलेशन होता है ना। तो इसका मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके कारण प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और जब प्रेशर कम होगा, जब यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो सीधी सी बात है वहां पर क्या बनता है, साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है भाई, वहां पर साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है। अब जब साइक्लोनिक एक्टिविटी होगी तो यहां पर आपको बतूलिया, राजस्थान में कहते हैं बवंडर, बतूलिया, आंधी, तूफान, ये सारी चीजें होगी यहाँ पर गर्मियों में, है ना। फिर उसके बाद करें, गर्म हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में बहने वाली जो चलने वाली जो गर्म हवाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं लू। क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो अब ये चलते किधर है, पश्चिम से पूर्व। सीधी सी बात है, पाकिस्तान वाले रीजन से होते हुए हरियाणा दिल्ली के आसपास जाती है, हरियाणा दिल्ली पंजाब के आसपास ये चलती है। बबूलिया, बबूलिया क्या होता है, तो बबूलिया जैसे मैंने बताया ये एक चक्रवर्ती हवाओं के साथ धूल भरी जो आंधी आती है उसे हम क्या बोलते हैं, बबूलिया। क्या बोलते हैं, बबूलिया। आर्द्रता कितनी रहती है भाई, 25 से 30-35%, 25 से 35%। तो क्या याद रखना भाई, टेम्परेचर की बात करें तो 30 से कितना होगा, 50 डिग्री हो जाएगा। फिर क्योंकि राजस्थान के अंदर गर्मी हो रही है, अब जब गर्मी होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका प्रेशर के साथ क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन, यानी प्रेशर क्या होगा, कम। और जब लो प्रेशर होगा तो उसके कारण क्या बनेगा, साइक्लोनिक एक कंडीशन बन जाएगी, और साइक्लोनिक कंडीशन बनने से आंधी आएगी, और उन आंधियों को हम क्या कहते हैं, बबूलिया। क्या बोलते हैं, बबूलिया। लोकल लैंग्वेज में, प्रॉपर लोकल लैंग्वेज में जाएं तो उसको बोलते हैं बतूलिया, है ना। तो ये, और आर्द्रता कितनी रहती है यहाँ पे, 25 से 35%, 25 से 35%। आगे बात करें, अब ये जो धूल भरी आंधियों से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है भाई, गंगानगर है। क्योंकि साल में गर्मियों में 27 दिन तक यहाँ पर क्या आती है, आंधियां। कितने दिनों तक, 27 दिन, यानी लगभग लगभग 1 महीना हो गया, लगभग आपका क्या हो गया, 1 महीना। तो 1 महीने तक आंधियां कहाँ चलेगी भाई, गंगानगर के अंदर। ठीक है, गंगा कौन सी गंगा, आंधियों धूल की गंगा चलती है यहाँ पे, धूल भरी गंगा है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। सबसे गर्म महीना कौन सा है भाई, जून होगा, सीधी सी बात है ना। क्यों जून क्यों है, क्योंकि जून में 16 जून तक तो हमारा मॉनसून आ जाता है, 16 जून में क्या आ जाता है, मॉनसून आ जाता है। तो उसके बाद तो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा। और मॉनसून आने से पहले की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो है लो प्रेशर का बनना। जितना ज्यादा लो प्रेशर बनेगा उतना स्ट्रोंग आपका क्या होता है, मॉनसून होता है। जितना ज्यादा लो प्रेशर बनेगा उतना स्ट्रोंग क्या होगा, मॉनसून होगा। तो लो प्रेशर कब बनेगा, हमने अभी पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर तापमान बढ़ेगा तो लो प्रेशर बढ़ेगा। तो याद कैसे रखेंगे भाई, क्या भाई सबसे गर्म महीना कौन सा है, जून का।
सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फोड़ोदी। और ये वो जगह है जहां आर्द्रता सबसे कम पाई जाती है। गर्मियों में सबसे कम तापमान आपको कहां मिलेगा? माउंट आबू सिरोही के अंदर। कहां मिलेगा? माउंट आबू सिरोही के अंदर। आगे देखें तापांतर। तापांतर के बारे में बात करें, अधिकतम तापमान 40 रहता है, न्यूनतम 18। अधिकतम दैनिक तापमान ज्यादा कहां रहेगा? जैसलमेर के अंदर। भाई दैनिक तापमान का मतलब क्या हुआ कि जैसलमेर के अंदर क्या होता है कि मिट्टी है। क्या होती है? मिट्टी है। अब मिट्टी जो होती है वो एक टेम्परेचर की बात करें तो धूप, जब गर्मियों में धूप ज्यादा होती है दिन के टाइम पे, तो मिट्टी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है और वो हीट को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे दिन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा। लेकिन शाम होते समय मिट्टी अपना टेम्परेचर बहुत जल्दी कम कर लेती है ना, क्योंकि जो भी हीट एब्जॉर्ब की उसको इजीली वो क्या कर देती है? वापस रिलीज कर देगी। और जिसके कारण ये मिट्टी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो नाइट में यहाँ पे टेम्परेचर क्या? नाइट में, रात में कहते हैं ना कि गांव में कि दोहरे जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। तो दोहरे ठंडे क्यों होते हैं भाई? मिट्टी का सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि मिट्टी गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है ना। मिट्टी गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। तो इस कारण अधिकतम दैनिक तापांतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अधिकतम वार्षिक तापांतर कहाँ मिलेगा भाई? चूरू के अंदर। कहाँ पे? चूरू के अंदर, है ना। सर्दी पड़े तो लगभग यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो चला जाता है। और गर्मी में तो यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस में लगभग हालत ही खराब हो जाती है यहाँ पे, है ना। अब ना तो नदी है ना कोई एग्रीकल्चर है, चारों तरफ मिट्टी धोरे हैं चूरू के अंदर। अब वहां पर आपका ध्यान रखना कि टेम्परेचर अधिकतम वार्षिक में बात करें, एनुअल की बात करें तो चूरू, और डेली की बात करें तो जैसलमेर। अगली स्लाइड देखें। अब आते हैं समर के बाद में क्या हो जाएगा भाई? मानसून आ जाएगा। और मानसून में हमारा टेम्परेचर घट के कितना आ जाएगा? 18 से 30 डिग्री। कितना? 18 से 30। अब देखो दक्षिण पश्चिम मानसून है भाई। इंडिया की बात करें, इंडिया, ठीक है। तो यहां से हमारी मानसून पवने जो होती है, मानसून पवने जो होती है वो चलती है, मानसून पवने चलती है, ठीक है। अब ये जो मानसून पवने हैं, ये मानसून पवने हैं, तो एक तो आपकी यहां से आएगी और एक अरेबियन सी से आएगी, एक आपके बे ऑफ बंगाल से। किधर? बे ऑफ बंगाल से। एक तो किधर आ जाएगी भाई? बे ऑफ बंगाल से। और एक आएगी आपके अरेबियन सी से, है ना। तो ये जो इनकी दिशा की बात करें, कहां से आ रही? दक्षिण। और चील किधर रही है? पश्चिम की तरफ, दक्षिण से पश्चिम। तो उस दिशा के हिसाब से हमने बोल दिया कि भाई दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उसके कारण लगभग 90% जो हमारी बारिश होती है वो किसके कारण होगी? आपके आपके दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होगा। तो भाई 10% बारिश कहां से होगी? 90% तो यहां से हो गई। तो 10% बारिश कहां से होगी? तो आपने नाम सुना होगा उत्तर पूर्व मानसून। जब सर्दियों में जो बारिश होती है ना, कि राजस्थान में देखा होगा सर्दियों में भी बारिश होती है। ये किसके कारण होती है भाई? ये आपके उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। तो बाकी वाली 10% आपकी यहां से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो अधिकतम वर्षा की बात करें तो वो हो जाएगी जुलाई और अगस्त। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम वर्षा आपके अप्रैल में रहती है। वर्षा ओवरऑल की बात करें तो लगभग 57 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारी एवरेज रेनफॉल राजस्थान के अंदर है, 57। मॉनसून का आगमन कितना होता है भाई? 16 जून। और सबसे पहले कहाँ आएगा? बांसवाड़ा, सबसे साउथ, राजस्थान का सबसे सदर्न पार्ट है बांसवाड़ा, वहां आपका सबसे पहला मानसून आता है। फिर मानसून की वापसी 30 सितंबर को चला जाएगा, 16 को आएगा, 30 को चला जाएगा, ठीक है। आगे बात करें पूर्वाई। अब पूर्वाई बंगाल की खाड़ी से पूर्वी जो हवाएं बहती है उसे बोलते हैं पूर्वाई। देखो जितनी भी पवने हैं उन सारी पवनों की अगर हम बात करें तो उनके नाम उनके डायरेक्शन के बेस पे हैं। किसके बेस पे हैं? उनके डायरेक्शन के बेस पे। तो पूर्वाई पूर्व से आ रही है, तो जो पूर्व से चलने वाली हवाएं होती है उसको पूर्वाई बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून कि अरब सागर शाखा से राजस्थान में पहली बारिश होती है। तो वही बात है, ये इंडिया का मैप हमने कहा था कि भाई राजस्थान यहाँ है, तो सबसे पहला तो ये तो घूमते हुए आएगा। लेकिन सबसे पहली जो बारिश आएगी वो आपके किसके कारण आएगी भाई? अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी पवने हैं उनके कारण यहाँ पे बारिश होती है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान में अधिकतम बारिश होगी, है ना। अब बताओ कि अधिकतम बारिश आपकी क्या होगा? देखो इसको अच्छे से समझते हैं।
अगर हम राजस्थान की मैप की बात करें, ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या है कि भाई एक ये आ जाती है अरावली, ये आ गई अरावली, और यहां से आपकी आती है, पैरेलल चलती है आपकी जो अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें, ठीक है। अब क्योंकि ये अरावली के पैरेलल है, क्या है, अरावली के समांतर है ना, समानांतर है, तो जब समांतर है तो इससे बारिश क्या हो जाएगी भाई, यहां पर जो रेनफॉल होनी चाहिए वो क्या होगी, कम होगी, है ना। लेकिन 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 यहां से जो बारिश की आगे जो आपकी रेन आएगी, कौन सी, साउथ वेस्टर्न जो आपकी बे ऑफ बंगाल वाली घूम के आती है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, क्योंकि ये पूरा लगभग यहां पर आके क्या हो जाती है, बारिश करती है बहुत ज्यादा, तो ये वाली तो पैरेलल चली जाएगी, और जो इधर से आने वाली होगी इनके लिए तो पैरेलल नहीं है, इनके लिए तो अरावली ऐसे टकराएगी, और उसके कारण यहां पर क्या होता है, बारिश अच्छी खासी होती है। अब एक कारण पूछा जा सकता है भाई, अभी क्या देखने को मिला है कि जैसलमेर वाले रीजन में, किधर भाई, जैसलमेर, बाड़मेर, बड़ौदी, अब यहां पे बारिश क्या हो रही है, हो रही ज्यादा, क्यों हो रही है, मैंने बोला कि भाई जहां ज्यादा लो प्रेशर बनेगा, जहां ज्यादा लो प्रेशर बनेगा तो पवने लो प्रेशर की तरफ आएगी, क्या करेगी, वहां आएगी, और जब आएगी तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगी भाई, रेनफॉल, क्योंकि पीछे नीचे ये पवने ऊपर की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि यहां बना है आपका लो प्रेशर, और नीचे क्या बना है आपका हाई प्रेशर, और हमेशा जो पवने होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हुआ। अब समवर्षा रेखाएं क्या होती है, या अंग्रेजी में बात करें तो उसे बोलते हैं आइसो हाइट, क्या बोलते हैं भाई, आइसो हाइट। अब आइसो हाइट क्या है भाई, आइसो हाइट मतलब कि 40 सेंट, आइसो हाइट की बात करें तो भाई 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के दो भागों में बांटती है, वो तो हम बात करेंगे। आइसो हाइट का मतलब एक ऐसी लाइन जहां पर सेम सेंटीमीटर में रेनफॉल हो रही है ना, तो उसको हमने बोल दिया आइसो हाइट, जहां पे सेम वर्षा सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल वहां पे हो रही है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि भाई राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली आइसो हाइट कौन सी है, तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली होगी 40 सेंटीमीटर वाली आपकी समवर्षा रेखा भी। अब राजस्थान को अगर हम देखें वापस, ठीक है, अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखो, एक ये होगी आपकी 20 सेंटीमीटर, फिर हम बात करेंगे 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा कहाँ है, बाड़मेर, जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर और गंगानगर, तो ये वाला जो रीजन है आपका, कौन सा, ये वाला रीजन कौन सा, यहां पर है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का कुछ पार्ट और गंगानगर का पार्ट, फड़ौदी भी आ जाएगा इसमें, इसमें फड़ौदी भी आएगा, तो ये कौन सा आ गया, 20 सेंटीमीटर रेनफॉल समवर्षा वाला क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि 30 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर और चूरू, हनुमानगढ़, जस्ट इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे ये आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर, तो ये जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, ठीक है, हनुमानगढ़, चूरू, ये वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 30 आ गई, अब 40, तो 40 सेंटीमीटर आइसो हाइट, ये जालोर, बालोतरा, जोधपुर, लगभग ये क्या करती है भाई, ये यहाँ पे हो जाएगी आपकी, एक सेकेंड, हाँ, ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, जालोर से होते हुए जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये भी जालोर, पाली, अरावली के आपके ईस्टर्न साइड में। 80 सेंटीमीटर आपका नीचे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वाला जो क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला, और 90 सेंटीमीटर आपका बांसवाड़ा और झालावाड़। ध्यान रखना, एक तो 90 सेंटीमीटर वाला, 40 सेंटीमीटर। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली आइसो हाइट का नाम पूछा जाए तो 40 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में बात करें
तो जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी, बीकानेर। फिर उसके बाद में बात करें 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर में आ जाएगा बाड़मेर, जोधपुर आपका आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर हनुमानगढ़ आ जाएगा, चूरू आ जाएगा। फिर 40 सेंटीमीटर बात की जालोर से लेके ऊपर नागौर और ये जयपुर वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। 80 और 90 सेंटीमीटर आपका बांसवाड़ा और झालावाड़ याद करना है। ये लो भाई, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी? आपके झालावाड़, बांसवाड़ा और बाराकोटा के अंदर। और सबसे कम ध्यान रखना जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर और पश्चिमी भाग में होती है। उसके बाद बात करें राजस्थान की मॉनसून रिपोर्ट, भाई 2025 की मॉनसून रिपोर्ट है, ठीक है। यहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको याद करने। क्या याद करने? कि राजस्थान में आपकी सामान्य वर्षा कितनी होती है? तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये 43 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 43 से 44 सेंटीमीटर, 43.5 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में लगभग कितनी होती है भाई? 60 या 62 सेंटीमीटर। और पश्चिमी राजस्थान में कितनी होती है? 28 सेंटीमीटर। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक सामान्य वर्षा वाले जिले कौन से? प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है और झालावाड़ है। क्वेश्चन आ सकता है कि 90 सेंटीमीटर से ज्यादा, कितना? 90 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो प्रतापगढ़ याद करना, बांसवाड़ा याद कर लेना। पूर्वी राजस्थान में न्यूनतम सामान्य वर्षा वाले जिले की बात करें तो उसमें हो जाएगा आपका सीकर, उसमें हो जाएगा झुंझुनू, उसमें अजमेर, जयपुर और आपका हो जाएगा राजसमंद। आगे पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन से होंगे? वही पश्चिमी राजस्थान है तो जैसलमेर होगा, गंगानगर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक सामान्य वर्षा कहाँ होगी? तो वो होगी पाली के अंदर। सर्वाधिक याद कर लेना, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? पाली के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से है कि 1901 से 2025, 1901 से 2025 की बात करें तो राजस्थान में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बारिश हुई है 1917 के अंदर। 1917 के अंदर बिल्कुल राजस्थान पे खतरा मंडरा गया था और यहाँ पर लगभग लगभग कितनी? 84 सेंटीमीटर एवरेज की बात कर रहे हैं, है ना। टोटल जो कि हमने बात किया था कि भाई 56 सेंटीमीटर राजस्थान में रेनफॉल होती है, लेकिन 1917 में जो खतरा बना था कि यहाँ पे 84 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो गई थी? रेनफॉल हो गई थी। वहीं अगर बात करें 2025 में, अभी पिछला साल ही, यहाँ पर कितनी आ गई है? 71 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हुई है। तो राजस्थान में बारिश इंक्रीज हो रही है ना। रेनफॉल यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। उसका रीजन के कारण टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बनेगा? लो प्रेशर। और लो प्रेशर क्या करता है? जो मॉनसूनी पवने होते हैं उनको क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। फिर बात करें विंटर की, बात करें सर्दियों की बात करें तो यहाँ पे विंड जो है नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ क्या हो जाती है? चलनी शुरू हो जाती है ना, क्योंकि विंटर आएगा। अगर विंटर की बात करें तो अभी ये हम बात करें साउथ सदर्न इंडिया हो जाएगा और ये आपका नॉर्दर्न इंडिया पार्ट है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सर्दी आती है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई? कम। टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ प्रेशर क्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन आपके ओशियंस की बात करें, ओशियंस के अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है ना, जिससे प्रेशर क्या हो जाता है? कम। अब उल्टा सिस्टम हो गया, यहाँ बन गया आपका हाई प्रेशर, यहाँ बन गया लो प्रेशर, तो विंड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। उससे ये कब होगा? ये आपका होगा विंटर के अंदर, या इसको हम कहते हैं सर्दियों में, है ना। और गर्मियों में क्या होगा? ऊपर बन जाएगा लो प्रेशर, नीचे बन जाएगा हाई प्रेशर, और यहाँ विंड की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि पवने जो है अपनी डायरेक्शन कैसे बदल रही है, उसका कारण ये है। आगे देखें, मावट पूछा जा सकता है। अभी हमने एक पढ़ा था बबूलिया, तो बबूलिया क्या होता है? आंधी तूफान, है ना। साइक्लोनिक एक्टिविटी के कारण जो तूफान, जो चक्रवात आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बबूलिया। तो वैसे ही आपके मावट क्या होती है भाई? भूमध्य सागर में विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है ना। अब भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, आपने नाम सुना है, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम और वेस्टर्लीज के कारण, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि मान लो अगर हम, इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ है आपका भूमध्य सागर, होता क्या है कि यहाँ बनता है आपका लो प्रेशर, तो यहाँ बनते हैं क्लाउड, और उस समय चल रही है वेस्टर्लीज। क्या चलती है? वेस्टर्लीज यानी पश्चिमी, और ये अपने साथ इन बादलों को लेके हुए इंडिया की तरफ आती है, और इसके कारण यहाँ पे क्या होती है? बारिश। और उस बारिश को बोलते हैं मावट। क्या बोलते हैं? मावट। जलवायु की बात करें, अच्छा अभी तक हमने देख लिया कि भाई बारिश के बारे में क्या क्या फैक्ट है, ठीक है। कि राजस्थान के अंदर हम बात करें
तो एवरेज रेनफॉल कितनी है, 56 सेंटीमीटर के आसपास है। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रेनफॉल होती कहाँ है, तो वो होती है माउंट आबू में, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ ले, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ ले तो क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा और झालवाड़ा, झालावाड़, ठीक है, बांसवाड़ा और झालावाड़, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि भाई 40 सेंटीमीटर जो समवर्षा है वो राजस्थान को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। उसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि मावट क्या होती है, तो मावट आपकी क्या है, जो भूमध्य सागर के कारण जो बारिश होती है आपके इंडिया के अंदर, उसको मावट बोलते हैं। फिर पूछा जा सकता है बबूलिया, ठीक है ये। और उसके पूछा जा सकता है कि भाई 27 दिन तक जो आंधी आती है वो कहाँ आती है भाई, गंगा नगर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है, सबसे कम आर्द्रता, सबसे कम आर्द्रता, तो सबसे कम आर्द्रता कहाँ होती है भाई, फलोदी के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ ले, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसलमेर, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर पूछे कि 90 सेंटीमीटर से, 90 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश कहाँ होगी, तो वो होगी आपके वही बांसवाड़ा और झालावाड़ के अंदर, ठीक है। उसके अलावा पूछेगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा 1917 के अंदर, 1917 के अंदर लगभग यहाँ पे 80 सेंटीमीटर की क्या हो गई थी, बारिश हुई थी। और उसके बाद कब हुई, 2025 में लगभग 71 सेंटीमीटर, लगभग 71 सेंटीमीटर। तो ये सारे रेनफॉल से रिलेटेड फैक्ट थे। हाँ, आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट रीजन। भाई राजस्थान के क्लाइमेट को आपके 3 साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से जियो साइंटिस्ट, एक तो कोपेन है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका है थॉर्नवेट है, ठीक है। और उसके बाद में आपका एक और है त्रिवार्ता, ठीक है। अब ये 3 जियो साइंटिस्ट ने यहाँ पे राजस्थान के क्लाइमेट को अलग अलग आपके विभाजन किया कर रखा। सबसे पहले देखते हैं कोपन, ठीक है। तो कोपन ने यहाँ पे जो रेनफॉल, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया है वो एक तो रेनफॉल, एक वेजिटेशन और एक आपके टेम्परेचर, इन 3 के बेस में यहाँ पे क्या किया है, क्लाइमेट को क्लासिफाइड किया है। जिसमें उसने क्या किया है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग को, जो BWHW वाला पार्ट है, ठीक है, जिसे बोलते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश, क्या बोलते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश। तो इस क्षेत्र के अंदर कौन आ जाएगा, अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो ये आ जाएगा BWHW के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया शुष्क जलवायु पार्ट। यहाँ पर सबसे ज्यादा इसे ये वाली जलवायु कहाँ मिलेगी आपको, बीकानेर के अंदर। बी का मतलब देखो, बी का मतलब होता है एरिड क्लाइमेट, ठीक है। डी डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा आपका एरिड क्लाइमेट सब रीजन हो जाएगा। एच ईयरली टेम्परेचर जहाँ पे क्या होता है 18 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक है। और डब्ल्यू का, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा ड्राई विंटर। रीजन कौन कौन से, जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर, आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो उसके बाद जो BW आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा BSHW, एस का मतलब याद कर लेंगे, ये आपका सेमी एरिड, क्या हो जाएगा, सेमी एरिड। और उसको बोला जाता है स्टेपे टाइप क्लाइमेट भी, क्या बोला जाता है, स्टेपे टाइप क्लाइमेट भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन होगा, नागौर। तो पहले वाले में कौन था, बीकानेर, ठीक है। अब BSHW के अंदर कौन है, नागौर, ठीक है। एरिया कौन सा आ जाएगा, जो आपके बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, ये वाले सारे रीजन उसमें आ जाएंगे। उसके बाद बात करें CWG की बात करें, तो ये सब ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन में है, सब ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन के अंदर। और ये आपका लीडिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कौन हो जाएगा, टोंक, लीडिंग कौन हो जाएगा, टोंक, ठीक है। और लास्ट आपका हो जाएगा जो आपका सबसे AW वाला, जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो होता है डूंगरपुर वाला रीजन हो जाएगा सबसे ज्यादा अफेक्टेड, ठीक है। तो ये आपके 4 क्लाइमेट थे, कौन थे, BWHW, BSHW, CWA और आपका AW। तो ये वाला क्लाइमेट में सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, बीकानेर। ये कहाँ मिलेगा, नागौर। ये कहाँ होगा, टोंक। और ये हो जाएगा आपका डूंगरपुर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थॉर्नवेट, अब थॉर्नवेट ने क्या किया है कि टेम्परेचर के बेस पे, किस पे बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे यहाँ पर क्या कर दिया, एरिड और टेम्परेचर और कॉन्टिनेंट टेम्परेचर, किसकी बात करें यहाँ पे,
थॉर्नवेट की बात करें तो इसने टेम्परेचर को प्लस प्रेसिपिटेशन यानी बारिश के बेस पे यहाँ पे क्या किया है, क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है। इसके अंदर सबसे पहले अगर बात करें ईएडी, तो ये एरिड क्लाइमेट रीजन है। लीडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन है इसमें, जैसलमेर है। तो सबसे इधर वाला जो वेस्टर्न पार्ट हो गया वो हो जाएगा। ई का मतलब याद रखना एरिड है, ई का मतलब क्या है, शुष्क। ए का मतलब क्या है, शुष्क। ठीक है, यहाँ अल्फाबेट जो है वो चेंज हो गए। कॉपन के केस में अल्फाबेट अलग रहेंगे, आपके थॉर्नवेट के केस में अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये ए बी सी डी जो है इसको आप सम एक साथ याद ना करना, क्योंकि ई यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। लेकिन कॉपन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ई का मतलब हो जाएगा सबसे ज्यादा जो ठंडा एरिया होता है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है वो ई के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ई इसने बोला एरिड को। आगे बात करें दूसरा आ जाएगा डी बी डब्ल्यू, तो देखो नीचे आएगा डी ए डब्ल्यू और ऊपर आता है डी बी डब्ल्यू और इधर आ जाता है आपका ई ए डी वाला रीजन और सबसे नीचे इधर आएगा आपका डी ए डब्ल्यू डी बी डब्ल्यू और सी ए डब्ल्यू। ठीक है, वो आ जाएगा आपके ईस्टर्न साइड में। अब डीबीडब्ल्यू जो है वो सेमी एरिड क्लाइमेट है ना। और यहाँ पर सबसे ऊपर अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बीकानेर। उसके अलावा गंगानगर बीकानेर जो नॉर्दर्न राजस्थान का पार्ट है वो किसके अंदर आएगा, डीबीडब्ल्यू के अंदर। फिर डीएडब्ल्यू की बात करें तो ये सब ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाएगा। आपके नागौर से नीचे वाला सारा पार्ट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चूरू सीकर अलवर सब भी लगभग सबसे ज्यादा एरिया इसी के अंदर आएगा थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो। और इसका मतलब ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल। सीएडब्ल्यू की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां पर वो आ जाएगा सीएडब्ल्यू। फिर ट्री वार्ता की बात करें तो इसने भी क्या बोला है, वही रेनफॉल के बेसिस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसने टेम्परेचर को डिवाइड किया है, कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर को लिया। किसको लिया है, कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर को बेस मान के इसने क्लासीफाई किया है। तो यहाँ पे BWH वही मतलब एरिड हो जाएगा, BS का मतलब हो जाएगा सेमी एरिड। मोस्टली आपका कोपन से रिलेटेड है, बट यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे जो CAW उसमें था अलवर भरतपुर वाला रीजन, यहाँ पे ये हॉट समर वाला रीजन है, अलवर भरतपुर वाला रीजन ही है। और AW आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड रीजन, जो उदयपुर बांसवाड़ा वाला रीजन हो जाएगा। अब जनरल क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर देखो कि राजस्थान में 4 तरीके के आपके क्लाइमेट रीजन है, सॉरी 5 तरीके के। कितने हैं, 5 तरीके। सबसे पहले बात करें शुष्क, जहाँ पे आपका प्रॉपर डेजर्ट है। क्या है, प्रॉपर डेजर्ट वाला पार्ट है। फिर दूसरा है स्टेपी जलवायु, जो कि आपका ये 30 सेंटीमीटर सम वर्षा वाला जो क्षेत्र है। फिर आपका है उप आर्द्र जलवायु, जो अजमेर, सीकर, जयपुर, दौसा वाला पार्ट हो गया। फिर उसके ज्यादा और ज्यादा बारिश, यानी जैसे जैसे बारिश होती जा रही है उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे जो ये जलवायु प्रदेश है उसको विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तो राजस्थान की पहली वन संरक्षण योजना, ध्यान रखना, कहां से शुरू होती है, जोधपुर से। भाई राजस्थान की पहला फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम कहां से शुरू होगी, जोधपुर। और कब हुई, 1910। 1910। भारत की पहली वन संरक्षण नीति का भाई 1894 के अंदर। 1894 में क्या आया, भारत की पहली आपकी वन संरक्षण नीति। आगे बात करें तो पहली राष्ट्रीय वन नीति का भाई 1992 के अंदर। और उसमें कुल भूमि का 33% भाग क्या होना चाहिए था, वन होना चाहिए। 33% भाग क्या होना चाहिए, वन। अब तब की 1952 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1952। और 1952 से हम आगे 2026, आज तक ही यही टारगेट है और आज तक हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, है ना। तो मतलब कहने की बात है, टारगेट के नाम पे बना दिया, लेकिन आज भी फॉरेस्ट का कटाव हो रहा है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज हम देखते हैं इंक्रीज हो रही है। और राजस्थान में 1955 में इसे अपनाया गया। तो ध्यान रखना क्या क्या बात, कि सबसे पहला फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व स्कीम कब आई थी, जोधपुर में आई थी। सबसे पहला अगर बात करें कि पहली वन संरक्षण नीति 1910 के अंदर। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर 1952 के अंदर। और राजस्थान के अंदर 1955, राजस्थान के अंदर 1955। और राजस्थान की पहली नीति आपकी कब आई है, फरवरी 2010। राजस्थान की खुद की पहली नीति, भाई यहाँ पे तो इसको इंप्लीमेंट किया है। और यहाँ पर राजस्थान ने खुद कब लेके आया, फरवरी 2010। अब वन रिपोर्ट 2023 की बात करते हैं। वन रिपोर्ट 2023 क्या है भाई, ये आती है 21 दिसंबर 2024 को, जिसको हमें याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। करता कौन है, भारतीय वन संरक्षण या फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको रिलीज करता है। और राजस्थान के कुल बात करें क्षेत्रफल का, कितना क्षेत्र वन है, तो वो है 33,014। कितना है, 33,014।
14 किलोमीटर स्क्वायर, 33,014 किलोमीटर स्क्वायर। अब वन आपका एक होता है ग्रोथ इन फॉरेस्ट एरिया, ट्री कवर की बात करें तो कितना हुआ 394, जिसमें फॉरेस्ट कवर कितना है 83 और ट्री कवर कितना है, देखो दो चीज देखो कि एक होता है ट्री कवर, ठीक है, और एक होता है फॉरेस्ट कवर। ट्री कवर का मतलब क्या है कि किसी भी जमीन पे अगर हम कोई भी पेड़ दिख रहा है आपको, ठीक है, झाड़ियां पेड़ वगैरह, उसको हमने बोल दिया ट्री कवर। लेकिन ऐसा तो बहुत सारे एरियाज को हम क्या कर देंगे, फिर फॉरेस्ट कैसे होगा? तो फॉरेस्ट का मतलब क्या होगा कि 1 हेक्टर अगर कोई जमीन है, कितनी, 1 हेक्टर अगर कोई जमीन है और उस 1 हेक्टर जमीन का अगर 10% है, कितना, 10% एरिया में अगर ट्री कैनोपी है, क्या है ट्री कैनोपी मतलब पेड़ पौधे वहां पे है जो प्रॉपर, मान लो कि पूरा एरिया है, ये वाला एरिया पेड़ों से आच्छादित है, ये आच्छादित है, ऐसा 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 अगर मान ले, तो ये 10% अगर इस पूरे जमीन का हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम फॉरेस्ट कवर, नहीं तो वो किस में आ जाएगा आपका ट्री कवर, किस में आ जाएगा ट्री कवर के अंदर। तो पूछा जा सकता है कि भाई टोटल कितना, 33,014 हो जाएगा, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर्ड एरिया कितना है, तो वो है आपका 27,389 किलोमीटर स्क्वायर। कितना, 27,389 किलोमीटर स्क्वायर। और उसका कितना टोटल कितना था, 33,014, 33,014, जो कि 9.6% है। क्या फर्क है इसमें भाई, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, रिकॉर्डेड मतलब डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन मेजर्ड की बात करें, ठीक है, वो कितना है, राजस्थान की ज्योग्राफी का 8% है। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करें तो 8% है, और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की बात करें तो 9.6% है, और एरिया वाइज 33,014 हो जाएगा। इसको याद करना, 27,389 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल फॉरेस्ट कवर आपका कितना है, 16,548, और टोटल ट्री कवर कितना आ जाएगा आपका 10,841, और इन दोनों को जोड़ोगे तो डाटा आएगा 27,389। 16,000 फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, ट्री कवर कम है, 10,000 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, 27,000। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की बात करें तो 33,014, और टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करें तो 27,000 आ जाएगा। और ये राजस्थान की ज्योग्राफी का 8% है, कितना है, 8%। आगे बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले की बात करें तो वो है उदयपुर 4161, ठीक है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिला कौन सा है, चूरू। देखो इसको कैसे याद करोगे, है ना भाई, डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ठीक है। हाईएस्ट टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें, किसकी बात करें, टीएफए की, टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो देखो इसकी अगर हम ट्रिक बनाएं तो इसको मैं याद करता हूं ऊबका। क्या है, ऊबका। ऊबका मतलब क्या होता है, जब ज्यादा खा लेते हैं ना तो क्या होते हैं, ऊब के आते हैं, ठीक है। तो यानी भाई ज्यादा है, क्या है, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊब का मतलब उदयपुर, क्या हो जाएगा, उदयपुर। बी से हो जाएगा बैरण 12, है ना, गाना याद नहीं करना, बैरण, ठीक है, तो 12, ठीक है। करौली, का से हो जाएगा आपका करौली। ये 3 तो याद करवा दिए मैंने, अब बाकी आप चित्तौड़गढ़ तो याद कर ही लोगे और अलवर याद कर लोगे। अब डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट, सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ है, तो सबसे कम का मतलब क्या हो गया भाई, उनको लगा दिया चूना। क्या लगा दिया भाई, चूना। ये इसको ऐसे याद करो, ठीक है। सी से हो जाएगा आपका क्या, चूरू, क्या हो जाएगा, चूरू। एच से हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, और आपके एन ए से हो जाएगा नागौर। तो ये 3 ये याद कर लिया हमने। उपका से भाई ज्यादा है फॉरेस्ट, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनके पास फॉरेस्ट का ज्यादा, तो उनको क्या हो रहे हैं, ऊप के हो रहे हैं। और ऊप के होने से क्या होगा, उदयपुर, 12 और आपके करौली। और जहाँ पे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया सबसे कम है, यानी उनको क्या लगा दिया, चूना। तो सी से हो जाएगा चूरू, एच से हो जाएगा हनुमानगढ़, एन से हो जाएगा नागौर, है ना। तो प्रॉपर रिवीजन करना है, अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है। तो अभी इस पूरे सीरीज में मेन मुद्दे की बात क्या है कि हमें ज्योग्राफी के फैक्ट्स को याद करना है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है, और आपको एक ऑडियो और वीडियो विजुअल के साथ आपको याद करवाना, आपको रिकॉल करवाना, फैक्ट्स को बार बार दिमाग में क्या करना, उसको डालना, तो वो मेरा काम है, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट पे इतना जल्दी बात नहीं कर सकते, एक सप्ते में पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी को करना डिफिकल्ट होता है। तो अपना मेन फोकस है कि भाई इन फैक्ट्स को बार बार पढ़ें, बोले, और उनको क्या करना है, याद करना। क्वेश्चन यहीं से आएगा, यहीं से बनेगा, और इसी फैक्ट्स को यूज करके टफ पेपर जो आरपीएससी कह रही है हम टफ बना रहे हैं, इजी बना रहे हैं, जो भी ये पेपर बना रहे हैं वो इन्हीं फैक्ट्स का यूज करके कुछ ना कुछ क्या करते हैं, बना के दे देंगे आपको। तो ये फैक्ट्स याद हो गए तो
तो आपके एग्जाम्स में सही क्वेश्चन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हमने बात कर ली फॉरेस्ट एरिया पे, फॉरेस्ट कवर पे, ठीक है। आगे बात करें वन क्षेत्र, मतलब भाई डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट ग्रोथ, भाई सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन कर रहा है, सीकर वाले अच्छे खासे पेड़ लगा रहे हैं, है ना। अपने सीकर वाले एकदम बढ़िया पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, और पर्यावरण प्रेमी है तो बढ़िया पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और मजे की बात क्या है कि बाड़मेर इसमें पीछे नहीं है ना। बाड़मेर में मतलब अब उनको पता चल रहा है कि भाई बिना पेड़ क्या है, जीवन मुश्किल है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। तो एक तो सीकर वाले तो वैसे पर्यावरण प्रेमी, और बाड़मेर वाले भी अब थोड़े क्या हो गए, अवेयर हो गए, तो उन्होंने भी 19 किलोमीटर स्क्वायर में ग्रोथ यहाँ पे की है। सबसे कमी कहाँ हुई है, 12 के अंदर। कहाँ पे, 12। तो ये बहरे लोग हैं, ठीक है। वैसे किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं कहना चाहता, बट एक याद कर सकते हैं। हाँ 12 में लोग क्या है, सुनते नहीं है, पर्यावरण की बात करते हैं तो सुनते नहीं है। तो 12 तो ये हो गए 33 किलोमीटर की यहाँ पे कमी हुई है। और प्रतापगढ़ है ना, तो ये यहाँ पे आपके 30 किलोमीटर से की बात हो रही है। आगे बात करें सर्वाधिक वन आवरण, भाई टोटल क्षेत्रफल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर वो हो गया उदयपुर में ही होगा, और सबसे कम कहाँ होगा, चूरू में। ये ज्यादा याद करो, उदयपुर और चूरू। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले उदयपुर प्रतापगढ़ हो जाएगा, और सबसे कम का हो जाएगा चूरू और जोधपुर। तो जोधपुर में देखो इतना पता है, इन तीनों में 1% से भी कम आपके क्या है, फॉरेस्ट एरिया 1% से भी कम है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो वो आपके ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलेंगे। संरक्षित वन की बात करें, परसेंटेज याद कर लेना, सबसे ज्यादा 1% आपका है संरक्षित वन का, ठीक है। और मानवीय गतिविधि और पशु चराई की अनुमति ये देता है। फिर आरक्षित वन, ये सबसे ज्यादा आरक्षित वन का है, 36% का है, ठीक है। और लगभग ये सबसे ज्यादा कहाँ है, इसमें उदयपुर है, ठीक है। और अनक्लासिफाइड कितना है, 6.5% सबसे ज्यादा कहाँ है, बीकानेर के अंदर। सबसे ज्यादा कहाँ है, बीकानेर के अंदर। हाँ, तो रिजर्व फॉरेस्ट कितने हो गए आपके, 36.99%। और आपके अवर्गीकृत है जो अनक्लासिफाइड क्लासिफाइड आपके जो फॉरेस्ट है वो कितना है, उसका बीकानेर में सबसे ज्यादा पार्ट हो गया, और लगभग ये 6.5% हो गया। आगे बात करते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो एरिड फॉरेस्ट की बात करें तो राजस्थान एरिड फॉरेस्ट कहाँ होगा, जहां पर आपके 30 सेंटीमीटर से कम क्या हो जाएगी, वर्षा बारिश होगी, ठीक है। और ये लगभग राजस्थान का कितना पार्ट है, 6.26%। कितना, 6.26%। ट्रीज और केर, यहाँ पे कौन कौन से होंगे, केर, कीकर, बेर, बबूल, थोर, फोग, कैक्टस, ये सारे यहाँ पे ट्रीज पाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंपॉर्टेंट ग्रासेस ध्यान रखना कि सेवन है, धामण है, मुराद है, कराड़ है, अंजन है ना। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट ग्रासेस जो है, जैसे धामण है तो ये आपकी मिल्क के लिए, जो कैटल्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन रिच होती है। फ्रेग्रेंट ग्रास कौन कौन सी है, लेमन ग्रास, ये आपको ध्यान रखना कहाँ है, जोधपुर में। बुर ग्रास बीकानेर में, बी फॉर बुर, बी से बीकानेर याद कर लोगे। और सांगणी ग्रास की बात करें, ये कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। तो ये 3 ग्रासेस याद रखना, लेमन जोधपुर, बुर बीकानेर, सांगानी आपके जैसलमेर के अंदर। और 30 सेंटीमीटर से कम वाला रीजन किस में आएगा, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो एरिड फॉरेस्ट में आएगा। आगे बात करें सेमी एरिड की, तो सेमी एरिड मतलब आपके अर्ध शुष्क वन जो है, यहाँ पर 30 से 50 सेंटीमीटर तक क्या होती है, बारिश होती है। और राजस्थान का स्टेटमेंट आएगा कि 50% से ज्यादा जो एरिया है वो सेमी एरिड फॉरेस्ट में आता है, तो वो स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, सही। और इनको एक और बोला जाता है धोक फॉरेस्ट, क्या बोला जाता है, धोक वन भी आपके अर्ध शुष्क वनों को बोला जाता है। कवर की बात करें तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया ये कवर करता है, ठीक है। सारे लगभग सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर वाले सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट ट्री की बात करें, एक बेम्बू हो गया, मैंगो हो गया, जामुन हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रीज इस एरिया में देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें जहां पर 150 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, तो वहां पर आपकी कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, आपको उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका एरिया फिक्स है इसका, एक तो आबू सिरोही में, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, बेम्बू। देखो बांस आपका डॉग फॉरेस्ट में भी बांस देखने को मिल जाएगा, आपको एवरग्रीन के अंदर भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बेम्बू देखने को मिल जाएगा।
मेडिकल प्लांट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आंबातरी, है ना, ठीक है। तो आंबातरी जो है एक आपका औषधीय पौधा है जो यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद करें उपोष्ण पर्वतीय वन, ठीक है, यानी आपके सब ट्रॉपिकल जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ होंगे, माउंटेन रीजन में, और वो आपके सिरोई में। तो सबसे कम पार्ट इसका है आपका 0.5%। और फिर आता है मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट जो आपके 80 सेंटीमीटर रेन और हाई एल्टीट्यूड पे होता है, और एरिया फॉरेस्ट कवर यहाँ पे कितना है 28% इसका है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे सवाई माधोपुर, आपके कोटा, बारा, जो ईस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट है वो आ जाएगा। और यहाँ पे खेर, धाग, गुलेर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ओक हो गया, ठीक है, फिर पलास हो गया। तो ये पलास आपके कौन से वाले में, डेसिडियस रीजन में पाया जाता है। आगे बात करें ड्राई टीक फॉरेस्ट या शुष्क सागवान वन। अब देखो सागवान वनों के बारे में आपके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि सागवान वनों में जो रेनफॉल चाहिए एक तो वो 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए, ठीक है। और ये राजस्थान का लगभग 6.41%, कितना, 6.41% एरिया जो है कवर करता है। और सागवान वन में सागवान तो मिलेगा, सागवान वन में सागवान तो मिलेगा। उसके अलावा क्या है, साल, महुआ और बरगद, क्या है, साल, महुआ और बरगद, ठीक है, ये पेड़ भी आपको देखने को मिलेंगे। एरिया कौन सा होगा, जो सदर्न राजस्थान का पार्ट है, जो दक्षिण राजस्थान का पार्ट है, उसके अंदर आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट वेजिटेशन की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है खेजड़ी, जिसको हम बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या नाम है, प्रोसोपिस सिनेरिया। नाम याद करना, मल्टीपल टाइम्स छोटे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। फिर अधिकतर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगी, ठीक है। और खिजड़ी वैसे देखा जाए सबसे ज्यादा कहाँ होगी, तो ये शेखावटी प्रदेश जो है, ठीक है, वहां पर इसकी बहुत ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है। अदर नेम्स कहाँ है, स्टेट ट्री, इसको स्टेटस दिया गया 1983 के अंदर, और इसे प्राइड ऑफ स्टेट की बात, जाटी भी इसको बोलते हैं, और इसको आपका बोला जाता है समी, ठीक है। तो ये इसके अलग नाम हो गए। आगे बात करें रोहिड़ा, तो रोहिड़ा जिसको साइंटिफिक नाम है उसका टेकोमेला, टेकोमेला उंदुलता, ठीक है। और ये मोस्टली आपके कहाँ है, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, कहाँ है, मोस्टली आपके वेस्टर्न राजस्थान के अंदर है। और इसके टीक ऑफ डेजर्ट भी बोला जाता है। टीक ऑफ डेजर्ट किसे बोला जाता है, रोहिड़ा को। अंबात्री हमने बात की थी कि ये आपका कहाँ होता है, सिरोही के अंदर, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट है। तो इसको बोला जाता है डिक्विल्टेरा आबू एसिंस, ठीक है, इसको बोलेंगे लिप्टेरा आबू एसिंस। और ये एक मेडिकल प्लांट है और माउंट आबू में होता है। नेचुरल गम, ठीक है, तो ये बाड़मेर, चोटन में होता है। ऑल्सो नॉन इसे गोंड कटाइरा इसको बोला जाता है। प्लास, प्लास आपके राजसमंद के अंदर, ठीक है, रेड येलो कलर का ट्री होता है। 3 लीव्स ऑन अ प्लांट, ढाक के 3 पात, है ना। तो एक पौधे पर इसमें क्या होता है, 3 पत्ते यहाँ पे होते हैं। और इसे जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है, इसे फायर ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर सागवान या टीक, सागवान के वनों में कितने बारिश होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर। और ये होती है आपके बांसवाड़ा और सीतामाता अभ्यारण्य जो है, यहाँ पर सीतामाता अभ्यारण्य जो है वो जाना जाता है सागवान के लिए। उसके बाद हम बात करें महुआ, तो महुआ डूंगरपुर सेक्रेट ट्रीज है फॉर किसके लिए, ट्राइबल के लिए। और इसका यूज किया जाता है फॉर कंट्री लिक्वर, यानी शराब बनाने में महुआ का प्रयोग किया जाता है। नाम बताओ कौन सी ट्राइब है जो इससे जुड़ी हुई है। फिर टीमरू, टीमरू की बात करें चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, इस वाले रीजन में होता है। तेंदु पत्तों का उपयोग यहाँ पे इसका बीड़ी बनाने में किया जाता है। और भारत सरकार ने 1974 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी जो बीड़ी बनाने की इंडस्ट्रीज थी अब सारी इंडस्ट्री किसके अंदर आ गई, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आ गई। खेर की बात करें तो ये कोटा, झालावाड़, बूंदी में हो गया। कत्था इससे बनता है जो कि ऑप्टेन किया जाता है फ्रॉम दिस ट्री बाय कथोड़ी ट्राइब्स। कौन सी ट्राइब, कथोड़ी ट्राइब से नाम आपका कत्था इकट्ठ बनाती है ये, कौन सी ट्राइब, कथोड़ी। आगे बात करें जामुन, तो माउंट आबू, सिरोही, अजमेर में सबसे ज्यादा हो गए। सहतूत की बात करें सर्वाधिक उदयपुर में हो गए। और इस वृक्ष पर रेशम के कीड़ों में रेशम का उत्पादन होता है, तो सहतूत पे क्या होता है, रेशम का उत्पादन होगा। फिर साल वृक्ष, ये जयपुर अजमेर वाले रीजन में, और मुख्यतः साल वृक्ष आपको कहाँ होंगे, राजसमंद में, फर्नीचर के लिए उपयोगी ये है। फिर जामुन की बात करें मोस्ट माउंट आबू, सिरोही, अजमेर में देखने को मिलेगा। और ये यूजफुल है इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज को ट्रीट करने में यूजफुल है। मलबरी मोस्ट आपके उदयपुर में होगा। सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम सिल्क वॉर्म ऑन दिस ट्री, ठीक है। सलार ट्री की बात करें तो ये आपके जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा वाले रीजन में, और मेनली आपके राजसमंद में। तो मेजोरिटी ऑफ ट्री आपके राजसमंद में तो कहीं मिल ही रहा है, राजसमंद, उदयपुर और ये वाला रीजन है।
अब ग्रासेस की बात कर लेते हैं। तो सेवन हमने बात की, सेवन जैसलमेर के अंदर है। देखो ग्रास एक तो है कहाँ, वो तो जरूरी है, उसके साथ उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है ना, वो क्या उसके गुण क्या है और उसका यूज कहाँ होता है वो हमें जानना जरूरी है। धामण मैंने बोला था कि एनिमल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बांस जिसको लॉन्गेस्ट ग्रास भी बोला जाता है, ठीक है, खास ग्रास जो भरतपुर दौसा में होती है और ये इससे सेंट बनता है, फ्रेग्रेंट बनते हैं आपके, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें बुर ग्रास, हमने बीकानेर की बात की थी। फिर मोचिया ग्रास आपके चूरू के ताल चापर में देखने को मिल जाएगी। फिर वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं अब। तो अभी हमने रेनफॉल देख लिया, क्लाइमेट देख लिया, फिर उसके साथ हमने वेजिटेशन देख ली, ठीक है। अब बात करते हैं वन्य जीव की। तो भाई अगर बात करें वाइल्ड लाइफ, तो ये आपका आता है कनकरेंट लिस्ट के अंदर। किसके अंदर? कनकरेंट लिस्ट के अंदर। 3 लिस्टें होती है, उसमें से आपकी कनकरेंट लिस्ट के अंदर क्या आएगा? वाइल्ड लाइफ आएगा, है ना। इसमें अभी मेरे को बताना, है ना, वर्मी एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, तो उनके हंटिंग को कौन अलाउ करता है? स्टेट अलाउ करता है या सेंटर को अलाउ करता है? और दूसरा, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट है हमारे पास, है ना, तो वो एक्ट कौन सा है? राजस्थान वाइल्ड एनिमल बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये 1951 का है। नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब? ये 1972, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रखा है। 1981 की अगर बात करें, गोडवाना, ठीक है, और 1983 के अंदर खेजड़ी को हमने क्या किया है? आपका डिक्लेयर किया था स्टेट ट्री को। 1983 के अंदर ही रोइडा को फ्लोवर हमने बोला, ठीक है, डिक्लेयर किया स्टेट फ्लोवर। और 1983 के अंदर चिंकारा को हमने वाइल्ड लाइफ एनिमल डिक्लेयर किया। और 2014 के अंदर कैमल को हमने डिक्लेयर कर दिया एज ए स्टेट डोमेस्टिक एनिमल। कैसे? स्टेट डोमेस्टिक एनिमल के रूप में। आगे हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो कौन कौन से आपके नेशनल पार्क हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं रणथंभौर, ये इंपॉर्टेंट है रणथंभौर, ठीक है। अब रणथंभौर की बात करें तो ये है कहाँ? ये आपके स्वाई माधेपुर के अंदर। और 1955 में पहले इसको बनाया गया सेंचुरी, 1973 में इसको बनाया गया टाइगर रिजर्व, 1980 में उसको नेशनल पार्क, और 1988 में इसको इंडिया का इको डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इसको शामिल किया गया। तो 1955 से 1988, है ना, 1955 में क्या कर दिया? पहले बनाया हमने इसको सेंचुरी, फिर उसके बाद 73 में इसको बनाया टाइगर रिजर्व, और 80 के अंदर इसको बनाया नेशनल पार्क, और 88 के अंदर हमने इसको क्या बनाया? इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोग्राम। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से टाइगर मिलेंगे, क्रोकोडाइल मिलेंगे, सांबर डियर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे पॉन्ड्स है जैसे मानसरोवर, पद्म सागर, राजबाग पौंड, मलिक पौंड, ठीक है, लातपुरा पौंड, गिलाई पौंड। तो 6 तरीके के यहाँ पे आपको पौंड देखने को मिलेंगे। तो क्या रखना है? 1980 में नेशनल पार्क स्टेटस मिला इसको, सांबर डियर यहाँ मिल जाएगा, और 6 तरीके के यहाँ पे तालाब मिलेंगे। आगे बात करें केवला देव, तो केवला देव ये नॉर्थ ईस्ट भरतपुर के अंदर है। भरतपुर में भी जगह याद कर लेना, नॉर्थ ईस्ट, यानी अगर भरतपुर की बात करें तो इस वाले रीजन में आपका होगा केवला देव। एरिया बहुत छोटा है, 29 किलोमीटर स्क्वायर का। 56 में सेंचुरी बनी, और 81 के अंदर नेशनल पार्क। तो 1980 में तो बन गया आपका रणथंभौर, और 81 में क्या बन गया? केवला देव। 1981 में इसको रामसर साइट, राजस्थान की पहली रामसर साइट कौन सी है? केवला देव। 1985 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इसको रजिस्टर करवा दिया, और ऑल्सो नॉन एज किडनी ऑफ नेचर, नेचर का इसको किडनी भी बोला जाता है। वापस नेचर पार्क, देखो 81 के अंदर, और 81 के अंदर इसको रामसर साइट भी बना दिया, और 85 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया, और इसको किडनी ऑफ नेचर भी इसको बोला जाता है। आगे बात करें वर्क प्लेस ऑफ सलीम अली, तो सलीम अली जो है तो आपके बर्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके सलीम अली जो है वो आपके क्या थे? बर्ड साइंटिस्ट, ठीक है। और इन्होंने आपके केवला देव के अंदर ही रह के सारा क्या क्या स्टडी किया। अब केवला देव जाना ही इसलिए जाता है कि बर्ड सेंचुरी, वहाँ पे बहुत सारे बर्ड स्पीसीज क्या होती है? आती है ना। तो जैसे फाल्कन है, ठीक है, ये सारे जो आपके पेलिकन है, जितने भी बर्ड्स हैं जो आपके माइग्रेट करके आते हैं, वो सारे के सारे बर्ड्स आपके लगभग आपको सबसे ज़्यादा स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। एक 29 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर माइग्रेट करके आते हैं। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे साइबेरियन क्रेन देखने को मिलता है, इंचा ग्रास सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा इंचा ग्रास। एक हमारा पूछा था अभी कि मोथिया ग्रास कहाँ है, तो हमने याद किया था भाई ये चूरू के अंदर है। कहाँ पे? चूरू में। तो इंचा कहाँ है? इंचा आपके
आपके किस में आ जाएगी, केवलादेव के अंदर, ठीक है। फिर पाइथन पॉइंट टू सी पाइथन, लार्जेस्ट ब्रीडिंग सेंटर ऑफ फॉर बर्ड्स इन एशिया, यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये सिचुएटेड है ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंभीरी, कहाँ पर, गंभीरी और बाणगंगा रिवर्स पे। तो कौन से रिवर के पास है, गंभीरी और बाणगंगा। अजान डैम इज बिल्ट फॉर वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पे एक डैम बनाया गया, अजान डैम। अजान डैम। आगे बात करें तो हमने डिस्कस कर लिया केवलादेव, हमने डिस्कस कर लिया रणथंभौर। रणथंभौर 1980 के अंदर, 1981 में केवलादेव, और 1985 के अंदर केवलादेव को बना दिया यूनेस्को आपकी हेरिटेज साइट, ठीक है। और राजस्थान की पहली साइट कौन सी है आपकी, रामसर साइट, तो वो भी आपकी कौन सी हो जाएगी, केवलादेव। और डॉक्टर सलीम की बात करें तो वो कौन, उनकी जो कर्म स्थली है वो कौन सी है, केवलादेव। फिर बात करें इंचाग्रास, क्या बात करें, इंचाग्रास, ये कहाँ होगी, इसी में। कौन सा डैम है जो वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है, तो अजान डैम है, ठीक है। कौन सी दो रिवर है, तो वो है गंभीरी, ठीक है, गंभीरी और आपकी बाणगंगा, ठीक है। अब बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा। अब मुकुंदरा हिल्स जिसे दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है, मुकुंदरा हिल्स जिसे दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। 4 जिले, कोटा, बूंदी, झालावाड़, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें चित्तौड़गढ़। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चित्तौड़गढ़ है। क्षेत्रफल लगभग 200 किलोमीटर स्क्वायर का ये क्षेत्रफल है। ये भी आपका राष्ट्रीय उद्यान बना था, ये याद रखना, 2012 के अंदर। राष्ट्रीय उद्यान का बन गया 2012 के अंदर। और इसको टाइगर रिजर्व में 2013 में इसको इंक्लूड किया गया। चंबल और काली सिंध नदियां इस क्षेत्र से होकर जाती है। और वन्य जीव यहाँ पे गागरोनी, तोता जो देखने को मिलता है। ढोकड़ा यहाँ की वनस्पति है। और स्थल की बात करें, अबलीमिनी का महल, बाडोली का महल और भीमचोली का महल। अबलीमिनी, बाडोली और भीमचोली का महल यहाँ देखने को मिलेगा। क्या क्या बातें याद रखनी है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान 2012 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान, 2013 में टाइगर जो आपके रिजर्व है उसके अंदर इसको लाया गया। चंबल काली सिंध नदियां यहाँ से गुजरती है। यहाँ पे महल कौन कौन से हैं, तो वो आपके अबलीमिनी, बाडोली, भीमचोली। आगे बात करते हैं, सारे इंपोर्टेंट अभ्यारण्य की बात करें तो ताल छाबर कहाँ है, सुजानगढ़ चूरू के अंदर, ठीक है, काला हिरण के लिए फेमस है। फिर बात करें मरु या नेशनल डेजर्ट पार्क, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर, और ये 3126 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ है, पाली अजमेर राजसमंद के अंदर है। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है, सिरोही के अंदर। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, राजसमंद, पाली, उदयपुर के अंदर। जंगली मुर्गों के लिए फेमस कौन सा है, माउंट आबू अभ्यारण्य। आगे बात करें रणकपुर जैन मंदिर, आपके किसकी बात हो रही थी, ये हो रही थी आपके कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ के अंदर ही हम आगे बात करें तो रणकपुर जैन मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर, भेड़िया प्रजनन केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट। भेड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ है, कुंभलगढ़ के अंदर। कहाँ पर, कुंभलगढ़। चंदन के पेड़ है, बनास नदी यहाँ से जाती है। सज्जनगढ़ का अभ्यारण्य उदयपुर, बार बार आया हुआ है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। दूसरा सबसे छोटा, सबसे छोटा तो हमें पता ही है, और दूसरा सबसे छोटा ही हो जाएगा। फुलवारी की नाल की बात करें तो कहाँ, उदयपुर। फिर जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ है, उदयपुर। यहाँ पर बगेरे बहुत ज्यादा है, क्या है, बगेरों की प्रचुरता है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, प्रतापगढ़, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। फिर बस लवकुश तालाब, ठीक है, वहीं है सीता माता में। बांस, सागवन, टीमरू के पेड़ यहाँ पे। जैव विविधता वाला अभ्यारण्य पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है, तो याद रखना सीता माता जहाँ है, तो सीता माता है तो माँ होगी, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो वनस्पतियां हैं वो क्या होगी, पनपेगी, ठीक है। तो उसका मतलब सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगी, सीता माता आपके अभ्यारण्य में होगी। चीतल और चौसिंगा वन्य जीव है। उड़न गिलहरी यहाँ पे है। बहुत सारे दुर्लभ पेड़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। गंभीरी और ओराई नदियों यहाँ पे बहती है, ओराई नदी याद रखना, ठीक है। उसके अलावा चौसिंगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य की बात करें हम तो भैंसरोडगढ़ आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दर्रा खेल अभ्यारण्य की बात करें तो कोटा झालावाड़ के अंदर है। और जवाहर सागर अभ्यारण्य की बात करें तो ये कोटा के अंदर है। फिर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य तो कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी वाला पूरा रीजन आ जाएगा जहां से आपकी चंबल नदी निकलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें मगरमच्छों का संरक्षण की बात करें तो यहाँ पर किया जा रहा है। और मगरमच्छ परियोजना शुरुआत कब हुई थी, 2018 के अंदर, 2008 के अंदर। और घड़ियालों के संरक्षण की बात हो रही है, मगरमच्छ और घड़ियाल। रामगढ़ विस्तारी की बात करें तो बूंदी के अंदर है।
दोगड़ा परियोजना के अंदर है। राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य ये। अजगर बहुत ज्यादा होते हैं। मेज नदी यहाँ से चलती है। कौन सी नदी? रामगढ़। रामगढ़ में कौन मौज करता है? मेज, है ना, याद करने। रामगढ़ में कौन क्या होती है? मौज। मौज से याद रखोगे मेज नदी। क्या याद रखनी है? मेज। ठीक है। कनक सागर झील है भाई, कनक सागर झील, दूगारी बांध जिसपे बना हुआ है, कनक सागर, है ना। मौज कहाँ करेंगे? बांध के पास। तो कौन सा बांध है? कनक सागर। कौन सा है? कनक सागर। ठीक है, झील है। बाघ बगेरों का घर इसको कहा जाता है। फिर शेरगढ़ अभ्यारण्य का है 12 में। बार बार एग्जाम में पीवाईक्यू देखोगे तो क्वेश्चन आ रखा है। सांपों की शरणा स्थली एक, अभी हमने पढ़ के आए। अजगर सबसे ज्यादा कहाँ होते? इसका आंसर बताना। ठीक है। फिर चिरौंजी की जंगल यहाँ पे बोलते हैं। परवन नदी बहती है। परवन नदी कहाँ से? शेर से, है ना। तो शेर चलता है तो उसको परवाह नहीं होती, शेर को परवाह नहीं, याद रखना भाई। देखो रामगढ़ में तो क्या है? मौज। ठीक है, मेज नदी होगी। और शेर चलता है तो क्या नहीं, उसको परवाह नहीं। परवाह नहीं मतलब यहाँ पे परवा नदी। स्वयं मान सिंह अभ्यारण्य स्वयं माध्यपुर नाम से याद हो जाएगा। माध्यपुर अभ्यारण्य माध्यपुर के अंदर होगा। केला देवी आपके करौली के अंदर। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के अंदर। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य आपका अलग है और रामगढ़ अभ्यारण्य अलग है। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में होगा। पहला भालू संरक्षण क्षेत्र नाहरगढ़ के अंदर। पहला भालू संरक्षण क्षेत्र कहाँ है? नाहरगढ़ के अंदर। और यहाँ पर दूसरा जैविक उद्यान है। क्या है? दूसरा जैविक उद्यान है। लंगूर वगैरह यहाँ पे होंगे। सर इसका अलवर है। सर इसका अलवर हो जाएगा। 1978 बाघ परियोजना यहाँ पे देखने को मिलेगी। मोर, काला खरगोश वगैरह यहाँ पे होगा। आगे बात करें सरिस्का अभ्यारण्य, तो सरिस्का अलवर के अंदर है। ठीक है, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य हम बात की थी। फिर बंद बरेटा कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। शासकों का निजी शिकार गृह था। पक्षियों की शरणा स्थली है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर, रामसागर, धौलपुर। तो एक बार इन सबको देख लेना। फिर संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो मोटा मोटा एक बार देख लो कि सबसे ज्यादा देखो जोड़पीड़ याद रख लो। ठीक है, जोड़पीड़। फिर उसके अलावा जो क्वेश्चन आ रखे उसके बेस पे बता देता हूँ। पीड़ झुंझुनू के अंदर आरएस में आ रखा है। फिर गोगेलाव, रोटू याद रखना, सबसे छोटा है रोटू। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सुंदा माता जालोर, सुंदा माता, और रणखार याद कर लेना, रणखार, सुंदा माता। ठीक है, ये जालोर में। फिर आपका महासीर उदयपुर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो शाहबाज सबसे बड़ा कौन सा है भाई? 12 के अंदर शाहबाज संरक्षण सबसे बड़ा है। ठीक है। अब ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर शिकार मना है? आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें तो आपका संवत्सर सबसे बड़ा, संवत्सर सबसे बड़ा है चूरू के अंदर। चूरू में बोरा खाली पड़ा है, जीव जंतु नहीं है तो वहां पे क्या ही शिकार करोगे। ठीक है, हालांकि उसका काला हिरण वहां पे उसके संरक्षण के लिए ये है। बीकानेर में बज्जू, बीकानेर बज्जू याद रख सकते हैं। फिर नागौर में रोटू हमने पढ़ा ही अभी। ठीक है। फिटाक्सनी आपका जोधपुर याद रखना। फिटाक्सनी कहाँ है? जोधपुर के अंदर, क्वेश्चन पूछा हुआ है। धोरी मन्ना आपका कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है। फिर मेनाल, मेनाल नदी चित्तौड़ से पता चल जाएगा। कनक सागर बूंदी के अंदर सबसे छोटा है कनक सागर। टोंक में रानीपुर हो गया, संथाल हो गया, और ये। अब बात करते हैं डियर पार्क। तो डियर पार्क भाई जोधपुर के अमृता देवी माच्या पार्क जिसको बोला। जयपुर में आपके अशोक विहार हो गया। अजमेर में पुष्कर, अजमेर में कहाँ है? पुष्कर। और उदयपुर में आपके सज्जनगढ़, उदयपुर में कहाँ है? सज्जनगढ़। जैविक उद्यान की बात करें तो सज्जनगढ़, नाहरगढ़ और माचिया। सज्जनगढ़, नाहरगढ़ और माचिया में आपके जैविक उद्यान हो जाएंगे। राजस्थान के जैव विविधता क्षेत्र, राजस्थान में लगभग 2500 जनजातियां पाई जाती। कितनी जनजातियां पाई जाती है भाई? 2500। ठीक है, जिसमें से 450 जनजातियों के पक्षी है, 50 प्रजातियों के तो यहाँ पे स्तनपायी है, और 20 प्रकार के सरीसृप है, और 14 प्रकार के उभयचर है। याद करना 2500 टोटल है। उसमें से पेड़ पौधे तो है 2500, 400-450 आपकी क्या है? प्रजातियों के पक्षी है ना। और 50 प्रजाति के तो स्तनपायी है, और 20 आपके क्या हो जाएंगे? सरीसृप। जैव विविधता की दृष्टि से राज्य को 4 विशिष्ट जैव विविधता क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। मरुस्थलीय प्रदेश सबसे पहले, जो कि राजस्थान का संपूर्ण पश्चिम क्षेत्र डेजर्ट वाला एरिया आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पेड़ पौधे और कंटिन्यू वृक्ष, यहाँ पे जेरोफाइट्स देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी भाई? यहाँ पर जेरोफाइट्स देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा पक्षी वर्ग में लगभग 120 प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ मोर, तीतर वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 20 स्पीसीज है। ठीक है,
ये वही जानवर के बारे में खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। ईस्टर्न प्लेन रीजन भरतपुर वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर दक्षिणी पूर्वी पठार वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वही रीजन है, मुकुंदरा हिल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। चंबल रीजन आ गया यहाँ पे, डॉल्फिन वगैरह। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो रणथंबोर हो गया, सवाई माधोपुर के अंदर है। करौली बूंदी टॉप एरियाज को क्या करता है, टच करता है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व हो गया, कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़गढ़ के अंदर। रामगढ़ विस्तारी हो गया, और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली के अंदर। और कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो अभी प्रपोजल पे है, ठीक है। प्रोजेक्ट लेपर्ड तो याद करना 2018 के अंदर, प्रोजेक्ट लेपर्ड 2018 कहाँ पर है, झालाना जयपुर के अंदर, ठीक है। इंडिया का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है यहाँ पे, इंडिया का फर्स्ट लेपर्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे। लेपर्ड सफारी हैज बीन इंडक्टेड कहाँ पे, लेपर्ड सफारी, अगर बात करें लेपर्ड सफारी कहाँ पर है भाई, ये आपकी झालाना जयपुर के अंदर है। अब इसमें सिर्फ आपके कौन कौन से जीव क्षेत्र, वन्य जीव क्षेत्र, इसमें बस्सी है, शेरगढ़ है, जवाई है, जहाँ जहाँ आपके लेपर्ड होते हैं वहाँ वहाँ लगभग सारे एरियाज को इसमें लाया गया। झालाना के निकट आमागढ़ में नई लेपर्ड सफारी का प्रारंभ की जा रही है। तो कहाँ पर, झालाना तो ही है, उसमें याद रखना आमागढ़। आमागढ़ भी जाना जाता है आपके लेपर्ड सफारी के। झुंझुनू जिले के मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसको, झुंझुनू मनसा माता जो है कंजर रिजर्व झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, उसको डेवलप किया जा रहा है एज अ लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। तो मनसा माता याद रखना। सीता माता क्यों याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जैव विविधता वहां पे पाई जाती है। आगे बात करें, बियर सेंचुरी, द फर्स्ट बियर सेंचुरी कहां पर है भाई, सुंदा माता, ठीक है। मनसा माता लेपर्ड कंजर्वेशन, सुंदा माता बियर कंजर्वेशन, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है, ठीक है। गोडावण के लिए जैसलमेर के रामदेवरा और सम में, कहां पर, गोडावण के लिए जैसलमेर के रामदेवरा और सम में इधर। और खरमोर अजमेर के सोखाड़िया क्षेत्र में भारतीय वन्य जीव संरक्षण के सहयोग से खरमोर के लिए कृत्रिम प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रम किया जा रहा था। खरमोर आपके अजमेर के अंदर, गोडावण जैसलमेर के अंदर, और हरित मुनिया उदयपुर के गुलाब बाग में इनके प्रजनन के शुरुआत के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। एफर्ट्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन राजस्थान, भाई कैसे कंजर्व कर रहे हैं, राजस्थान में याद करना, राजस्थान के पर्यावरण, राजस्थान में मूल रूप से पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी। 1983 में क्यों हुई, कि 1980 में तो आपका बन गया था क्या, रणथंबोर। 1981 में क्या बन गया, केवलादेव। तो उससे बाद में क्या हुई थी, आपके पर्यावरण विभाग की स्थापना। 2019 को अधिसूचना के माध्यम से पुनर्गठित कर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन में निदेशालय यहाँ पे बनाया गया। कब, 4 सितंबर 2019 को। 4 सितंबर 2019 को क्या कर दिया भाई, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। जैव विविधता बोर्ड कब बना, ये प्रश्न आ चुका है, 14 सितंबर 2010। और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित यहाँ पे कब था, 2002 के प्रावधान के तहत। राज्य आर्द्रता भूमि प्राधिकरण 10 अप्रैल 2018 को अधिसूचना जारी कर स्थापना की गई थी इसकी, ठीक है। कुमट समिति, हाँ कुमावत समिति किससे रिलेटेड है, तो आरएस कुमावत कमेटी जो है उसको बनाया गया था 1992 के अंदर, तो इन्वेस्टिगेट द डिक्लाइन इन टाइगर पॉपुलेशन। तो टाइगर पॉपुलेशन की जो डिक्लाइन हुई थी उसको लेके कमेटी बनी थी कुमावत समिति। तो याद रखना 1992 कुमावत समिति टाइगर पॉपुलेशन को लेके। वीपी सिंह की समिति किससे रिलेटेड है भाई, 2005 में जब वन्य जीव संरक्षण के लिए उपाय सुझाव मांगे गए थे, तो वीपी सिंह की समिति यहाँ पे कमेटी जो है बनाई गई थी। फिर अधिनियम एक्ट 1952 को 23 अप्रैल 1953 को यहाँ पे लागू किया गया था। भारतीय सरकार के वन्य जीव संरक्षण 1972 को, एक साल बाद, लगभग हर काम यहाँ पे डिले ही होगा, एक साल बाद ही होगा। राजस्थान की प्रमुख वन प्रशिक्षण अनुसंधान की बात करें तो मरुवन ट्रेनिंग सेंटर का है जोधपुर के अंदर, मरुवन याद रखो डेजर्ट वाला होगा। राजस्थान फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर का है अलवर के अंदर है। फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर का है जयपुर। देखो फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट अलग है, ठीक है। फॉरेस्ट्री मतलब जो आपके फॉरेस्ट रिलेटेड जो स्पीसीज वगैरह होती है, खेतों वगैरह में पेड़ वगैरह लगाना, ये सब करना, तो ये हो गया फॉरेस्ट्री आपकी हो जाएगी ट्रेनिंग सेंटर जयपुर में। फॉरेस्ट रिसर्च फार्म कहाँ पे, बांकी उदयपुर के अंदर। फिर ग्राम फार्म नर्सरी की बात करें जयपुर के अंदर। आमड़ा फार्म नर्सरी कहाँ है, अजमेर के अंदर। स्नेक पार्क याद कर लेना, कोटा के अंदर है, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, काजरी की बात करें, 1959 के अंदर जोधपुर में इसको बनाया गया था, ठीक है। और आफरी की बात करें 1987 में 30 जून 1987 को, ये भी जोधपुर में।
काजरी जोधपुर दोनों जोधपुर में, ये काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में, और ये 1959 और ये 1987। दो स्लाइड हो रहे लास्ट, ठीक है। अब राजस्थान के जिलों के निर्धारित वन्य पशु शुभंकर, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। तो सांबर कहाँ है? अलवर के अंदर है। सांबर अलवर में, जयपुर के पास ही है। हरमोर का पक्षी, हमने इसको याद किया था कि इसका संरक्षण चलाया जा रहा है अजमेर में। फिर बाड़मेर में मरुल या लौंकी जो है, यानी जो एक लोमड़ी है, उसको यहाँ पे है। फिर उसके बाद बारह के अंदर मगरमच्छ है, भीलवाड़ा में मोर है, बांसवाड़ा में जल पीपी है, भरतपुर में सारस है, बीकानेर में बड़ तीतर है, झुंझुनू में काला तीतर है, जयपुर में हिरण है, झालावाड़ में गागरोनी तोता है, हनुमानगढ़ में छोटी किलकिला है, इंपॉर्टेंट छोटी किलकिला, करौली में घड़ियाल, कोटा उदबिलाऊ, नागौर राजहंस, इंपॉर्टेंट है, पाली तेंदुआ। और फिर बाद में बूंदी में सुरखाव, इंपॉर्टेंट है। फिर चूरू में काला हिरण पता ही है, दौसा में खरगोश पता है, धौलापुर का पचीरा भारतीय स्किट जिसको बोलते हैं वो फेमस है धौलपुर, चित्तौड़गढ़ गोसिंगा पता है, डूंगरपुर जांगिल भालू, ठीक है। प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी, इंपॉर्टेंट है। राजसमंद भेड़िया, सवाईमाधोपुर बाघ, ठीक है। जंगली मुर्गा सिरोही माउंट आबू के लिए हमने अभी देखा, ठीक है। तो ये आपकी खत्म होती है ज्योग्राफी की ये वाली क्लास। थैंक यू।